नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हम एक भारतीय भाई हैं पश्चिम बंगाल के, तो वे जो है भारतीय अवाम ताकत दल के जो प्रयास है पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए और अपने भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति, अवाम परस्ती और ये भावना भरना कि राष्ट्र सर्वोपरि है, अपने भाई बहन या अपनी अवाम सर्वोपरि है और देश में एकता भारतीयता के आधार पर आपसी एकता, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, सुकून, सब कुछ भारतीयता आधारित। देखिए, इस संबंध में यह भी अच्छा, पहले वो जो हमारे भारतीय भाई हैं पश्चिम बंगाल के, तो उनके उद्गार और उनका जो प्रकटीकरण है उसको हम सभी भारतीय भाई बहनों को साझा करना जरूरी है। उनका ये कहना था कि हमने भारतीय अवाम ताकत दल के तमाम वीडियोस देखा जो कि सिर्फ इस देश में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा के लिए वो सतत जो है वो प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि वाम दलों के मोर्चा का एक यानी लेफ्ट फ्रंट का यानी वामपंथी मोर्चा का एक हिस्सा है, उससे इस्तीफा दे दिया। ये बात सत्य है कि फॉरवर्ड ब्लॉक को हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्थापित है फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन देखिए यानी विडंबना का करिश्मा ये फॉरवर्ड ब्लॉक जाकर उसी मोर्चे में शामिल हो गया और इस फॉरवर्ड ब्लॉक को शर्म भी नहीं आती है कि जाकर उसी मोर्चे में शामिल हो गया जो वाम मोर्चा, जो वामपंथियों का मोर्चा हमेशा हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करता रहा और कभी कभी तो वो गाली भी देता रहा। ये तो मैं कई
जब भी हमको मौका मिलता है तो हमारे कई जो बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से मैं सवाल करता रहता हूँ कि ये कौन सी मानसिकता आपकी रही, आप लोगों की, आप भारतीय भाई बहनों की रही कि जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश जो है हाथों पर उठाए हुए है, अपने दिल में बसाए हुए है। पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से उसका आदर है और होना भी चाहिए। उसी पश्चिम बंगाल में 35 से लेकर 38 साल तक उस दल का शासन रहा जो हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करता रहा और उनको यहाँ तक कि गालियाँ भी देता रहा। शायद इसमें ज्योति बसु ने शायद एक बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी हुई है, लेकिन उस माफ़ी मांगने से क्या होता है? तो जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के मिले हमसे, मेरे इस सवाल का कोई यानी कोई न्यायोचित जवाब नहीं दे सके। लेकिन फिर भी हमको ये बहुत दुख होता है कि उस पश्चिम बंगाल में वो वामपंथी मोर्चा 35 से लेकर 38 साल तक शासन करता रहा, जो कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करता रहा, यहाँ तक कि गालियाँ भी देता रहा। ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है और सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं है, पूरे देश के लिए भी है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि 1984 में इन्हीं कांग्रेसियों ने इन्हीं कांग्रेसियों या इन्हीं JNPC वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया। फिर भी हमारे वही सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने इसी JNPC की सरकारें बनवाई, समर्थन मिलता है। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों का तो जवाब ढूंढ रहा है, इन्हीं सवालों, इसी तरह के सवालों का जवाब भारतीय अवाम ताकत दल ढूंढ रहा है, पूछेगा जरूर। कुछ और ये राजनीतिक दल या विघटनकारी ताकतें हमारे देश की जो राजनीतिक दलों के वेश में है, और इनको हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने परिभाषित किया हुआ है। ये काले अंग्रेज हैं। ये काले अंग्रेज उसी सफ़ेद गोरे अंग्रेज से शिक्षा दीक्षा लिए हुए और उनसे ज़्यादा खतरनाक और घातक हैं इस मुल्क के लिए, जो कि जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत इत्यादि खतरनाक हथियारों से हमारे भारतीय समाज को तोड़ने वाले, उसका विखंडन करने वाले, उसको तार करने वाले, ये इन्हीं के जरिए ये सत्ता हथियाएंगे और हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बनाकर उनसे वोट छीन करके सत्ता हथियाएंगे। तो इनके विषय में हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहचान कर ली है और इनको दूर करने का निर्देश और इनको नस्ल में नाबूद करने का, इनको इस देश से भगाने का निर्देश, आदेश जो है उन्होंने दे रखा है। उनके उसी आदेश निर्देश के पालन हेतु भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को जगा रहा है। तो ये विखंडनकारी ताकतें या काले अंग्रेज किस तरह से भारतीय अवाम ताकत दल के इस भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा के प्रयास को कैसे सामना कर रहे हैं, उसके नमूने से ही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएंगे कि इनकी फितरत क्या है। जो सबसे बड़ा दल है इसमें भारतीय जनता पार्टी, वो सीधे इसका सामना न करके बस अपने छोट भाइयों
को पढ़ा लिखा करके वो भेजती रहती है कि सनातन का क्या होगा, सनातन का क्या होगा। और इसीलिए वो बड़ी बेहयाई के साथ इस देश को, जबकि इस देश को आवश्यकता है भारतीय एकता की, और वो बात करती है हिंदू एकता की। कभी भी उसके तर्क सुनिए, वो इस तरह से कहती है कि लोग गिनवाते हैं कि ये ठाकुर जात, ब्राह्मण जात, यादव जात, फलाने जात, ढकाने जात, और इसके बाद मुस्लिम, यानी मुस्लिम एक ब्लॉक हो गया और ये हिंदू जो है यानी इतनी जातियों में बटा है। तो ये सारी जातियाँ मिलकर हिंदू एकता के जरिए एकता इनको मिल जाए तो बस इनका काम बन गया वोट के लिए। तो इनका काम वोट के लिए तो बन गया, लेकिन देश का नुकसान हो गया। देश को चाहिए भारतीय एकता, और ये बोलते हैं हिंदुओं की एकता। एक तो इस तरह से वो सामना कर रहे हैं। और इनके जो सिपा सालार यूट्यूब वाले हैं, जो यूट्यूब पर बैठे हैं, नेता इनके जो है ये कहते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब, अच्छा एक बात और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने पूरी मीडिया के द्वारा, यानी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया के द्वारा जो है भारतीय अवाम ताकत दल के प्रचार प्रसार में पूरी नाकाबंदी कर रखी है। तो उसके नाकाबंदी का नमूना यह है कि इन मीडिया वालों को, पत्रकारों को ये स्पष्ट और अपरोक्ष रूप से ये हिदायत है कि भारतीय अवाम ताकत दल का नाम मत लेना, कैसे भी हो। तो ये बगैर नाम लिए हुए एक अपरोक्ष इशारा करते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं जो कि लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अब तो ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय आवाम ही फैसला करेगी कि ये जो है भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो एक करना चाहता है भारतीयता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर जो एक करना चाहता है और उनमें सद्भाव लाना चाहता है और उनमें भाईचारा लाना चाहता है, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके महत्व को समझाना चाहता है, तो ये भड़काना हुआ उनकी परिभाषा के अनुसार कि देश को मजबूत करना हुआ। ये फैसला हमारी आवाम का है, लेकिन इसको वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम जो है लोगों को भड़का रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन ये फैसला जो है हमारे आदरणीय आवाम का है कि वो इसको किस रूप में देखते हैं। एकता के विषय में जो भारतीय अवाम ताकत दल बराबर कह रहा है कि हम भारतवासियों की एकता एक मुश्त है। वो एकता एक मुश्त है, मोनोलिथिक है और मोनोब्लॉक है। होता क्या है कि हमारे देश का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और गुजरात के कच्छ से लेकर के वो जो मणिपुर का जो अंतिम छोर है जो कि म्यांमार या बर्मा से मिलता है, उसको बोलते हैं मोरेंग, तक फैला हुआ है। और लगभग हर एक 50-60 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ी सी बोली का, थोड़े से पोशाक का और थोड़े से खान पान पसंद का ये फर्क पड़ जाता है। तो हमारी जो ये भारतीयता है, हमारे मुल्क, हमारे देश की मुख्तलिफ अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से उपजी जो मैंने विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में वही भारतीयता जो है
अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्ल में वो प्रकट होती है। यानी उसका प्रकटी है वो भारतीयता, लेकिन वो अलग अलग रूपों में वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है वो अलग अलग रूपों में वो प्रकट होती है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। इसी मर्म को समझने की जरूरत है। जैसे हमारा सुदूर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में रहने वाले वो भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और जो भारतीय भाई बहन है, अब भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो है वो भारतीयता जो है तमिल के रूप में वो प्रकट हो रही है। वही भारतीयता हमारे किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो बांग्ला के रूप में प्रकट हो रही है, या बंगाली के रूप में प्रकट हो रही है। वही जो है उड़िया के रूप में प्रकट हो रही है। इसलिए महत्व और महत्ता और असलियत और वास्तविकता भारतीयता का है, और जो उसका स्वरूप है उसका भी महत्व है, लेकिन वास्तविकता किसकी है? भारतीयता की है। यदि हम उड़िया कहें कोई बात नहीं है, उसको भी उसी तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मान की वो अधिकारिणी है, लेकिन दिमाग में हमेशा रहे कि ये अपनी भारतीयता का ही एक रूप है। तो जो लगाव होने की आवश्यकता है वो भारतीयता का। तो कहने का मतलब ये है कि ये विभिन्न रूप, अच्छा, और इसी बात को पुख्ता किया है हमारे भारत के संविधान ने। भारत के संविधान ने ये जितनी भी भाषाएं हमारी हैं, उड़िया है, बांग्ला है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बांग्ला है, असमिया है, पंजाबी है, इत्यादि जितनी भाषाएं हैं, इनको क्षेत्रीय भाषा कह करके इनके महत्व को, इनके सम्मान को कम करने की भूल से वो परहेज करता है। इन सभी को क्या कहता है भारतीय संविधान? ये हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। तो किस तरह से हमारा देश का संविधान सजग है कि इन भाषाओं को भारतीय भाषा का सम्मान दिया हुआ है। भारतीय जनता दल ठीक उसी संविधान की भावना से प्रेरित होकर के कहता है कि भाई सभी अपनी भारतीय भाषाएं हैं, और इस रूप में जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, किसी भी रूप में, तमिल के रूप में हो, बंगाली के रूप में हो, वो भारतीयता का अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में उसका स्वरूप है, उसका प्रकटीकरण है, या उसका मैनिफेस्टेशन है। तो इस तथ्य को, इस मर्म को और इस रहस्य को हर एक जो है, मतलब कि 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। जहाँ इस तथ्य से, इस मर्म से भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये एकता के विषय में एक खतरनाक किस्म का परिभाषा देकर के लोगों के दिमाग में ठूसे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी एकता जो है अनेकता में है, डाइवर्सिटी में है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता। कि मतलब कि जितने 140 करोड़ हैं वो सभी अलग अलग हैं। हम भी अलग हैं, आप भी अलग हैं, वो भी अलग है, ये भी अलग है, सब लोग भिन्न भिन्न हैं। और उनमें यदि आपको कोई कॉमन चीज़ दिखाई पड़ जाती है तो उसी को एकता मान लीजिए, वरना कोई इनकी परिभाषा के अनुसार कोई एकता उगता है नहीं। यदि इसी तरह की एकता की परिभाषा देनी है तो पूरे विश्व को ले लो, इनमें भी यानी विभिन्नता है। तो विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, यह एकता की अवधारणा में कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
अनेकता में एकता जैसी कोई अवधारणा हो ही नहीं सकती। ये बल्कि एकता की जो असल अवधारणा, जो 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 रियल उसकी डिफिनीशन है, उसके एंटीथेटिकल है, उसके विरोधी है। तो ये कितने खतरनाक बोलते हैं। ये सब नेता बोलते हैं हमारा देश अनेक जातियों का है, अनेक संप्रदायों का है, अनेक भाषाओं का है। भाषाओं के विषय में बोल दिया गया कि ये हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। ये भारतीय भाषा मतलब कि ये इनमें भारतीयता का ही स्वरूप है, हो गया। और ये नेहरू ने तो इस देश को कमज़ोर करने के लिए भाषा के आधार पर ही यानी प्रांत इसने बनवा दिया। तो इस समय जो भाषाई कट्टरता और फिर भाषागत जो प्रांत बने हुए हैं, तो उसी आधार पर जो प्रांतिक कट्टरता, ये दोनों कट्टरता, भाषागत कट्टरता और भाषा आधारित जो प्रांत बने हुए हैं, वो प्रांतिक कट्टरता, दोनों जो है भारतीय एकता की खतरनाक शत्रु बनी हुई है। तो लेकिन भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है और निवेदन कर रहा है कि प्रांत तो खैर ये दुष्टता उसकी रही, नेहरू की रही, उसको भूल जाइए। लेकिन जितनी भाषाएं हमारी जो है भारतीय भाषाएं हैं, और जितने हैं हमारे जो तेलुगु भारतीय भाई बहन और हमारे ये मलयालम भारतीय भाई बहन या तमिल भारतीय भाई बहन, ये अपने ही भारतीय भाई बहन है। और जो है तेलुगु होना, तमिल होना, मलयालम होना, कन्नड़ होना, मराठी होना, ये भारतीयता के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग भूखंडों के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार। और इनकी जो अनेकता में एकता के जाल में कभी नहीं आना है। और जो लोग बोलते हैं अनेक भाषाओं का, वो अनेक भाषा नहीं, वो सभी हमारी भारतीय भाषा है। ये तो देश को बांटने वालों ने, जैसा कि ये नीतीश कुमार बोलता है, जातिवाद एक हकीकत है। ये मूर्खराज उसी संविधान की शपथ लेकर के 18 साल जो है मुख्यमंत्री रहा, और कोई इसको आईना दिखाने वाला नहीं मिला कि तुम जिस संविधान की शपथ लेकर के 18 साल मुख्यमंत्री रहा और अभी तुम प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने पाले हुए हो, तो जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तब तुमको फिर उसी संविधान की शपथ लेना होगा। कौन संविधान? जो कि इसका प्रस्तावना यहीं से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, उसमें किसी जाति की बात ही नहीं है, हम भारत के लोग हैं। इतनी बेसिक बात, इतनी मौलिक बात का बराबर ये उल्लंघन करता है, और बहुत बेशर्म किस्म का है ये। इसको बेशर्मी तो कहेंगे कि जिसकी शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनता है, उसी के आदेश का हमेशा, उसी के आदर्श का और उसी के निर्देश का सर्वथा और हमेशा जो है ये उल्लंघन करता है, कहता है कि जाति एक जो है हकीकत है। इसके चंगू मंगू भी बोलते हैं, केसी त्यागी वगैरह सभी बोलते हैं कि जाति एक वो हकीकत है। सबको माकूल जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। इन सबों के हौसले जो है बहुत बढ़ गए हैं, यानी समाज को विखंडित करते करते इन सबों के हौसले जो है बहुत बढ़ गए हैं। पत्रकारों के विषय में जब कुछ उनके असलियत जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को बताया गया, तो वो पता नहीं धमकी दे रहे हैं या निवेदन करने, पता नहीं उनकी भाषा से कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे क्षेत्र में वो दखल न दें, माने हम दखल न दें। किसी का जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जनता की बात करता है, उसका कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उसकी हर गतिविधि को, हर असलियत को, और खास करके जब वो इस देश के लिए घातक बन गया है, उसकी असलियत को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन को, हमारी जो है प्रत्येक आदरणीय भारतीय आवाम को
जानना उनका हक बनता है। भारतीय आम जनता दल उनके इसी हक को दिलाने की ये कोशिश कर रहा है और उनको यह हक दिलाने का फर्ज निभा रहा है। और एक बात, और इसी संबंध एक बात, ये सभी पत्रकार, सभी मीडिया और इसी तरह के लोग अच्छी तरह से समझ लें कि दुनिया की इस धरती पर कोई ताकत नहीं है जो कि भारतीय जनता दल को या मुझे जो है अपने इस फर्ज से वंचित कर सकता है कि हम इन सभी की असलियत जो है अपनी आवाम को अपने आवाम के सामने रखने का, रख करके उनका जो वाजिब हक है कि इसकी जानकारी लेने का। तो दुनिया में या इस धरती पर कोई ताकत नहीं है जो कि भारतीय अवाम ताकत दल को या मुझे इस कर्तव्य से, इस फर्ज से वंचित कर सकता है। तो ये तो अच्छी तरह जान लें। और उनकी फितरत को बहुत अच्छे तरीके से और भी बताया जाएगा कि कितने ये राष्ट्रद्रोही हैं, देश के खतरनाक दुश्मन हैं। अब अभी तो मोटा मोटी ये बताया गया है। उसी प्रकार कोई वकील है अश्विनी उपाध्याय, वो भी काफ़ी इसी तरह का, वो जैसे कोई मेंटली डिरेल्ड होता है उसी तरह की भाषा वो प्रयोग कर रहा था कि हमको छोटा मोटा। देखिए ऐसा है, अश्विनी उपाध्याय हो चाहे कोई भी हो, चाहे पत्रकार महोदय कोई भी हो या मैं भी हूँ, जनता के आगे कुछ भी नहीं है। असली जो है माने असलियत और ताकत जनता की है। उसके आगे न तो मैं हूँ, न तो भारतीय जनता दल है, न तो ये पत्रकार है, न तो अश्विनी उपाध्याय है, न तो मोदी है, न तो कोई भी नहीं है। इस ताकत को समझना चाहिए। इस ताकत को सभी को समझना पड़ेगा जो कि नहीं समझ रहे हैं, जो कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सारी ताकत जो है वो जनता की है और जनता को पूरा अधिकार है। तो अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग भी जान लें कि आप जिस तरह की साजिश कर रहे हैं कि आप दिखाते हैं कि हमने 150 200 300 याचिकाएं हमने डाल दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपसे यही कहा जा रहा है, आप हों चाहे विष्णु शंकर जैन हो, जो भी हो, ये सारा दायित्व बनता है उस कायर, निकम्मा और अराजक जो प्रधानमंत्री है और संसद के पास है। जो दायित्व निभाना है संसद को, जो दायित्व निभाना है उसको सरकार को, उसके लिए आप पहुंच रहे हैं इसमें सर्वोच्च न्यायालय में बिला वजह का, और उसको बिला वजह को उसको ओवर बर्डन करने के लिए। और ये भी आपको मालूम है कि न्यायालय के पास खुद कोई अपनी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, फिर वो आदेश देगी इन्हीं को। तो क्या मतलब इसका कि न्यायालय इनको आदेश देगी तब ये करेंगे। जनता ने इनको चुना है कि स्वतः जो भी देश के हित में जो भी आवश्यक करना हो वो दायित्व ये निभाएं। तो ये जो कायर किस्म के हैं, अराजक किस्म के हैं और निकम्मा किस्म के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी कायरता उनका और उनकी निकम्मापनी और उनका वो अराजक चरित्र को ढकने के लिए जो है वो झूठ मूठ का कि आपने इतनी याचिकाएं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हैं। तो ये इस साजिश को जो है हमारी आवाम को समझना है। ऐसे लोग हैं। और अश्विनी उपाध्याय महोदय और मैंने पहले भी कहा और अश्विनी उपाध्याय महोदय जैसे लोगों को भी फिर से बताना चाहता है
न्याय देने का सबसे पहले और सबसे अधिक दायित्व तो सरकार का होता है। वो केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों का। और वो न्याय वास्तविक न्याय होता है, वो न्याय मौके पर होता है और वही असली न्याय होता है, क्योंकि वो जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड के सिद्धांत का पालन होता है। उसमें मौके जो है वो मौके का न्याय है। जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। लेकिन इसके लिए सरकार जो है बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, सरकार जो है अनुशासित होनी चाहिए, सरकार जो है नियम पालक और कानून पालक होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। सरकारें तो बिल्कुल वो अराजक हैं, पक्षपाती हैं। तो इसलिए उनके बस का नहीं है। इसमें जितनी सरकारें हैं या तो वो अराजक हैं, यानी अनुशासनहीनता से दूर अराजक हैं, पक्षपाती हैं, भ्रष्ट हैं, निकम्मा हैं, तो वो भला क्या न्याय देंगे सब। लेकिन भारतीय जनता दल का ये विश्वास है कि यदि सरकार जो है सख्त हो, अनुशासित हो, निष्पक्ष हो, नियम और कानून पालक हो, चुस्त दुरुस्त हो, तो हमारी आवाम को मौके पर और तुरंत न्याय। और तुरंत का न्याय मतलब होगा क्या, मतलब कि न्यायपालिका का वही सिद्धांत कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। देर से दिया हुआ न्याय होता ही नहीं है। न्याय वही होता है जो तुरंत उसको मिले। तो इस सिद्धांत का भी पालन होगा। और जो न्यायपालिका के जरिए जो न्याय मिलता है वो तो न्याय होता ही नहीं। खुद पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, न्याय नहीं मिलता है। 4 करोड़ जो है वो मामले लंबित हैं। क्या जिस न्यायपालिका के पास 4 करोड़ जो है वो मामले लंबित हो, वो भला अब अपने इस सिद्धांत के अनुसार कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के अनुसार जो है क्या न्याय देगी, बताइए ना। तो अश्विनी उपाध्याय महोदय जैसे लोग इसको समझिए कि न्याय देने का प्रथम और सबसे अधिक दायित्व जो है सरकार का है। तो उन मोदी जी को समझाइए जो निकम्मा, कायर और अराजक जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, करना उन्हीं को है। वक्फ बोर्ड को भंग करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और हिजाब का मामला जो है वो कोर्ट के पास आएगा। अरे भाई यह तो केंद्र सरकार भी जारी कर सकता है, राज्य सरकारें भी जारी कर सकती हैं कि इस देश में भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून और उन कानूनों के अंतर्गत बनी हुई नियमावलियाँ यानी रूल्स एंड रेगुलेशन ही लागू होंगे। यहाँ पर जो है मनुस्मृति, गीता, रामायण, पुराण, ये कुरान, शरिया बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरह का स्पष्ट निर्देश जो है राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी दे सकती है और देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब निकम्मा हैं, अराजक हैं और जो है कायर किस्म के हैं। तो सारी समस्या हैं इससे, और क्या। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई या आज़ादी की जंग का मुखौटा पहने हुए ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर रही, मुखबिर की भूमिका निभाती रही, दलाल की भूमिका निभाती रही, उसकी जो है वो चमचा बनी रही। और जब भी जेल में
यानी जेल में जाने की कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती गई, तो दामादों जैसी ये सुविधा सब लेते गए। ये इनका आज़ादी की लड़ाई लड़ने का कि इनकी असलियत है। और जैसा कि मैंने बताया था कि न तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, न तो इनके किसी भी आंदोलन, यहाँ तक कि जो है 1942 वाला भारत छोड़ो अभियान से अंग्रेज यहाँ से अंग्रेज भागे हैं सिर्फ जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के कारण। अब तो ये आने भी लगा है। अब तो इसको जो टीवी चैनल भी करने लगे हैं कि अंग्रेज भागने को मजबूर हुए भारत से सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के कारण। ये जो है वो कांग्रेसियों के कारण नहीं। और अब ये गाना जो है बिल्कुल हास्यास्पद हो गया है। ये गाना देश में बिल्कुल हास्यास्पद हो गया है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो अब तो इस गाना को सुनते ही जो मन में उबकाई आती है, नौसिया आता है। तो अब जो है तो अब यह स्पष्ट हो गया। और 15 अगस्त को जिसको आज़ादी कहते हैं, नेशनल आर्काइव में जो रिकॉर्ड हैं, वो आज़ादी है कि नहीं, वो ट्रांसफर ऑफ पावर है। तो ये 3 तथ्य, कम से कम मोटे तथ्य, इन्होंने कांग्रेसियों ने कभी भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर रहे, दलाल रहे और जो है उनके चमचे रहे। और जेलों में जो है इन्हीं अंग्रेजी सरकार से दामादों जैसी जो सुविधाएं और सेवाएं जो है वो प्राप्त करते रहे। जेलों की यातनाएं और फांसी पर जो चढ़ने वाले थे, जो लोग फांसी पर चढ़े, जिन लोगों ने प्राण दिया, उनको इन सबों ने, इन्हीं कांग्रेसियों ने, इन्हीं जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के गिरोह, तो जिन हमारे क्रांतिकारियों और वीरों और शहीदों ने जेलों की यातनाएं, कठिन से कठिन यातना, यानी पैरों में बेड़ी, कोड़े लगते थे, चक्की पीसना पड़ता था। अंडमान निकोबार में की जो काल कोठरी की जो यातना है, लोग उसको जानते हैं। तो जिन्होंने इन यातनाओं को झेला, फांसी पर चढ़े, फांसी के फंदे को चूमा, प्राण दिए, इन सभी अमर शहीद क्रांतिकारी देशभक्तों को इन कांग्रेसियों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के गिरोह और अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग के गिरोह, अपने चाटुकार मीडिया के गिरोह और अपने चाटुकार पत्रकारों के गिरोह के द्वारा इनको हमेशा दरकिनार करवाया। और जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते रहे, दलाली करते रहे और सत्ता हथियाने के हवस में इस देश को बांटा और 25 से 30 लाख लोगों को जान ली और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े। और बोला, इन कांग्रेसियों ने बोला कि यही आपके लिए आज़ादी है। समझ रहे हैं ना कि इन कांग्रेसियों ने सत्ता हथियाने के हवस में देश बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की जानें ली, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े। अब बोला और अपने भारतीय भाई बहनों को बोला कि यही आपके लिए आज़ादी है। इसलिए तो
जिस नेहरू की कोई पात्रता नहीं बनती थी, ये अंग्रेजों की शह पर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी किस प्रकार कांग्रेस को पूरा दाब करके उस नेहरू को 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनवाया, जिस नेहरू के समर्थन में, उसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। और जो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो कि इस गद्दार नेहरू के समर्थन में था, ये खुद कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था ये। और इसके बाद इस नेहरू ने क्या क्या कहर बरपाया इस हमारे मुल्क पर। हमारी सेना के लिए जो एक सुई तक नहीं बनने दिया। 62 की लड़ाई में हमारी भारतीय सेना निहत्थे मारी गई। इस गद्दार नेहरू ने वायु सेना को आदेश भी नहीं दिया कि वो हमारी आर्मी को थल सेना की सहायता कर सके। इतना बड़ा गद्दार था। और दुश्मन चीन को इसने अपने देश का 42,000 वर्ग मील सौंप दिया अपने दुश्मन चीन को। और उसके पहले 59 में खुद चीनी सेना को घुसवाया नेफा में, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाया। और झूठ बोलता रहा कि हमने बात कर लिया है चीनी नेताओं से और चीनी सेना वापस चली जाएगी। वो गई नहीं, घुसी रही। वही तो आज के दिन जो है उसने वो कॉलोनी बना दिया है, मैंने लोगों के रहने वाला, वो निवास करने वाला कॉलोनी का सारी आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीनियों ने वहाँ पर विकसित कर दिया है। उसी का तो फोटो लेकर के नासा वाले ने जो है उसको वायरल करवाया। और उसी फोटो को देख करके गद्दार राहुल उल्टे बोल रहा है। उसी फोटो को देख करके ये गद्दार राहुल उल्टे बोल रहा है कि मोदी ने चीनी सेना को घुसवाया, चीनी सेना को घुसवाया। वो ये नहीं कर रहा कि यह तुम्हारे बाप के नाना के गद्दारी के पाप का नमूना है, ये नहीं कर रहा। और कोई भी बीजेपी वाला भी उसको नहीं दिखा रहा है कि यह तो जो अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी सेना का जो दिखाया गया है कि उसने कुछ कॉलोनी और आधारभूत सेवाओं, आधारभूत सुविधाओं का जो वहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, जिसका फोटो नासा वाले ने जिसका फोटो लेकर नासा वाले ने उसको वायरल करवाया। यह तुम्हारे बाप के नाना के गद्दारी का नमूना है, जीता जागता नमूना। इतना भी ये कायर किस्म के बीजेपी वाले इतना भी नहीं बोल पाए। अब कायर नहीं है ये, तो इसको जीएनपीसी को बचाने वाले, उसके हर गद्दारी के पाप को ढकने वाले एजेंट हैं ये बीजेपी वाले। सन 47 के बाद कई रूपों में, यहाँ तक कि सन 47 से लेकर सन 1968 तक वो अंग्रेजी एजेंट था बैठा हुआ अपने राह जो है ना, एक जो है खुफिया एजेंसी भारत की, उसको बोलते हैं राह। कोई वो एनालिसिस विंग करके हैं एनालिसिस विंग। तो तुरा में अंग्रेज वो अंग्रेज जो है एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा रहा सन 1968 तक, सिर्फ ये गद्दार जीएनपीसी के कारण। हमारा जो नौसेना है, जो नेवल फोर्स है, जो नेवी है, उसमें भी यूनियन जैक वाला, इंग्लैंड का झंडा, ये सब लगवाते रहे। तो ये हमेशा जो है अंग्रेजों की गुलामी को अपरोक्ष रूप से हमेशा लादते रहे। यानी जिस आज़ादी की लड़ाई में ये तो लड़े नहीं,
और हमारे कई हमारे शहीदों ने प्राण दिया, फांसी पर चढ़े, फांसी के फंदे को चूमा, मौत को गले लगाया, प्राण दिया। प्राण देकर के जो है वो मैंने जो है वो अंग्रेज़ों को भगाया, आज़ादी लाई। उसी अंग्रेज़ों को किसी न किसी भी ये प्रकार से हमारे देश पर ये थोपते रहे, ये गद्दार किस्म के जीएनपीसी वाले। तो आज एक और नमूना हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने हम पेश कर रहे हैं, किस प्रकार ये गुलामी की निशानी ये सब थोपते रहे अपने आज़ाद भारत में, ये जीएनपीसी वाले। कॉमनवेल्थ का सदस्य इसने बनवा दिया। कॉमनवेल्थ माने राष्ट्रमंडल के सदस्य का बनने का मतलब है कि इंग्लैंड की अपरोक्ष गुलामी, इसलिए कि कॉमनवेल्थ का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, एक्स ऑफिशियो यानी बाय वर्चू ऑफ ऑफिस जो है वो इंग्लैंड का किंग या इंग्लैंड की जो क्वीन या महारानी ही होती। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बल्कि वो अमेरिका नहीं बना, लेकिन ये गद्दार नेहरू ने बनवा दिया भारत को। एक अपरोक्ष जो है दासता, एक अपरोक्ष गुलामी थोपा वो भारत के ऊपर। ये जिसके लिए आज़ादी के लिए हमारे लाखों भारतीय भाई बहन शहीद हुए, अपनी जान दिए। तब भी इसने मैंने सन 47 के बाद इसने जो है कॉमनवेल्थ का या राष्ट्रमंडल का भारत को सदस्य बना करके वो गुलामी थोपा इसने। तो कुछ और नमूने हैं जो है, और हमारे भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से सोचे। ये अंग्रेजों ने तो जो भारतीय या जो भारतीय या सैनिक के रूप में अंग्रेजों के लिए लड़े, उसके लिए बन गया इंडिया गेट, और उसके नीचे जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कदाप नहीं भूलना चाहिए कि जब 1913 में जब ये अंग्रेजों ने इसे मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया था, स्वदेशी आंदोलन का सामना करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। और वो स्वदेशी आंदोलन जो है यानी बंगाल विभाजन, बंग भंग या पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, ये एक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। तो उस राष्ट्रवादी स्वदेशी आंदोलन का सामना करने के लिए, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया 1913 के आसपास। ये आते ही जो है इसने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि मैं अंग्रेजी सरकार का वफादार सिपाही हूँ। पहले ही इसने बोल दिया कि मैं अंग्रेजी सरकार का वफादार सिपाही हूँ। अच्छा, और इसी कारण ये तो रिकॉर्डेड चीज़ है, इसी कारण जो है अंग्रेजों ने इसको इस चमचागिरी के एवज में हिंद केसरी की उपाधि दी हुई है। और अंग्रेज उसी को हिंद केसरी हुआ, नाइटहुड हुआ, और राय बहादुर हुआ या सर, इस तरह की जितनी उपाधियाँ अंग्रेज उन्हीं को दिया करते थे जो उनकी चमचागिरी करते थे, या इंग्लैंड की महारानी के प्रति वफादारी जो है घुटने टेक करके इंग्लैंड की महारानी या महारानी के प्रति जो है वफादारी की कस्में खाते थे। तो उन्हीं में से ये था मोहनदास करमचंद गांधी। ये आते ही उसने सार्वजनिक रूप से ये अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा किया। जरा देखिए न, जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गए, प्राण गवा दिए,
उन्हीं अंग्रेजों की सहायता के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है उसी प्रति वफादारी, उसी अंग्रेज के प्रति जो है वो सार्वजनिक रूप से वफादारी की घोषणा करता है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर ये कहता है कि भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो अंग्रेजी सरकार के प्रति अपने वफादारी का सबूत पेश करें, और सबूत पेश करने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती हों। अंग्रेज़ों को भारतीयों की ज़रूरत थी उसकी सेना में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। अब इस पर आ जाइए कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जिन भारतीयों को अंग्रेजी की सेना में भर्ती करवाया, तो वो जो शहीद हुए, शहीद किसके लिए हुए? अंग्रेज़ों के लिए शहीद हुए। तो उनके नाम पर बन गया इंडिया गेट। उस इंडिया गेट पर वो जो हमारे देश का दुश्मन वो जॉर्ज पंचम, लेकिन जिनकी वजह से अंग्रेज भागे और आज़ादी मिली, कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो है आज़ाद हिंद फौज, उसका कहीं वर्णन नहीं। उसके लिए कोई इंडिया गेट नहीं। फिर से जरा से इसको समझिए, जो अंग्रेजों के लिए लड़े और जिन भारतीयों को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया, उनके लिए बन गया इंडिया गेट। और जिनकी वजह से आज़ादी मिली और जिनकी वजह से अंग्रेज भागने को मजबूर हुए, आज़ाद हिंद फौज, उसका कहीं अता पता नहीं। ये गुलामी जो है थोपते रहे ये गद्दार जीएनपीसी वाले हमारे देश के ऊपर। और ये बीजेपी वाले भी वही काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जॉर्ज पंचम के स्थान पर हमारे उनको इनकी मूर्ति लगा दी, हमारे सुभाष चंद्र बोस की। अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और वो भारतीय जो कि अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, अंग्रेजों के लिए वो लड़े थे। अरे भाई, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो तब सार्थक होती कि जब हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का नाम वहाँ पर होता और वहीं पर हमारे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होती। तो इसलिए भारतीय जनता दल पहले तो ये बता रहा है कि किस प्रकार की गुलामी जो है ये गद्दार जीएनपीसी वाले हमारे देश पर आज़ादी के बाद भी थोपते रहे। इसलिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि जब भी उसको मौका मिलेगा, इस इंडिया गेट को ढहा देगा। एक अलग से जो है आज़ाद हिंद फौज का एक जो है वो स्मारक वो बनवाएगा, और उसमें सभी शहीद हमारे, इसलिए कि 60,000 में से 28,000 सैनिक जो है जो अंग्रेजी सेना को हराते हुए वहाँ से रंगून कोहिमा तक आ गए थे। कोहिमा तक आ गए, कोहिमा जो कि राजधानी है इसकी, नागालैंड की। तो 60,000 जो हमारे आज़ाद हिंद फौज में से 28,000 हमारे सैनिक जो है इसके आज़ाद हिंद फौज के शहीद हुए थे। तो उन 28,000 सैनिकों का नाम वाला एक जो है वो आज़ाद हिंद स्मारक बना करके उनका नाम डाल करके, और वहाँ पर जो है अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति, भारतीय ऊंची मूर्ति जो है भारतीय आवाम ताकत दल वो बनवाएगा। जो सरदार पटेल की मूर्ति बनी है वहाँ ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, उससे भी ऊंची। ये हुआ सम्मान, ये हुआ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका वाजिब सम्मान, उनका आधिकारिक सम्मान।
तो इस इंडिया गेट जो है एक गुलामी की निशानी है। उस गुलामी की निशानी के नीचे ही जो है इन कायर मोदी ने हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई है। कितना बड़ा अपमान किया है। हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर हमारे आज़ाद हिंद फौज के जो शहीद हुए वीर हैं उनका नाम खुदा हुआ हो, और वहाँ पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हो। तब जाकर के हम हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनको जो न्यायोचित वाजिब और आधिकारिक सम्मान उनको मिल पाएगा। और भारतीय आवाम ताकत दल जब भी इसको मौका मिलेगा, जब भी अपनी आवाम के आशीर्वाद स्वरूप सत्ता का उपकरण इसके हाथ में आता है, ये काम सबसे पहले करेगा। ये सम्मान जो है उनको जरूर देगा। इंडिया गेट को ढा करके एक जो है अपने आज़ाद हिंद फौज में जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक जो है उनकी याद में एक स्मारक रहेगा, और वहीं पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति रहेगी विश्व में सबसे ऊंची। अब हम देखिए, ये सब तो जो गद्दार किस्म के जेएनपीसी वाले हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस की न तो उनकी जीवनी, न तो उनके जो है देशभक्ति के उनकी कृतियाँ और उनके योगदान को सब इन्होंने ढक दिया। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि उनकी मृत्यु का विषय भी अभी भी रहस्यमय वो बना हुआ है। इस मोदी को लानत है कि इसको 8.5 साल हो गए, अभी भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर जो रहस्य का पर्दा ढका हुआ है उसको बाहर तो लाए। कितना ये मैंने क्या कहा जाए, किन शब्दों से कहा जाए, ये शब्द वो शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। सिर्फ नाम भुनाता है कि कम से कम इतना तो कर देता कि कम से कम जो उनकी मृत्यु पर जो है जो रस में बना हुआ कोई थियरी बनवा है कि हवाई जहाज की दुर्घटना में हुआ, और बाद में मुखर्जी कमीशन के द्वारा ये साबित हो गया कि इनकी वो कहानी ही झूठी है। कुछ सूत्रों से यह भी है कि इसको यही मरवाया है गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिल करके। लेकिन ये सूत्र की बात है कि एक बार आधिकारिक रूप से यह स्थापित तो हो जाए। लेकिन भारतीय जनता दल को बिल्कुल शक है इस बात कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू बेनकाब होने को है, ये मोदी जो है बिल्कुल नहीं करवाएगा। इसका तो एक एम्बिशन है। भले वो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, सब झूठा है। सिर्फ प्रयास, विकास, विश्वास, साथ सब जेएनपीसी के साथ, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के साथ, और भी जो देश की दुश्मन ताकतें हैं उनके साथ है, आवाम के लिए नहीं है। तो बात हो रही थी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। उनकी मृत्यु से रहस्य का पर्दा उठाने की जिम्मेदारी बनती थी इन महोदय की, इन जो कह रहे हैं वे प्रधानमंत्री। लेकिन अब तक ये जरूरी नहीं समझे, सिर्फ नाम भुनाते हैं। कभी जो है उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस घोषित कर देते हैं। कभी एक छोटी सी मूर्ति जो है जॉर्ज पंचम के स्थान पर रख करके उनको अपमानित करते हैं। तो यही धंधा इनका चल रहा है। तो फिर भी भारतीय जनता दल थोड़ा सा
वर्णन कि किस प्रकार हमारे परम आदरणीय और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है किस तरह से भेष बदल करके भारत से बाहर निकले। यह बताना इसलिए जरूरी है कि इस निकलने में जो है जिन लोगों ने सहायता की, एक तो सहायता करने वाले थे उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस, उन्होंने गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था की। साथ वो जर्मन कार थी वो वंडरर, ताकि उसमें वो पहचानना मुश्किल हो गया था। और कई महीनों से अपना वो दाढ़ी वाड़ी भी वो बना लिए थे। और अपने को इम्पर्सोनेट करने के लिए, माने कि कोई और व्यक्ति लगा, अपने को इम्पर्सोनेट करने के लिए उन्होंने अपना नाम रखवा लिया मोहम्मद जियाउद्दीन, और इसी रूप में वो निकले। तो मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में वो निकले। इसके बाद मतलब कि वो कार से आए गोमो में उन्होंने कालका मेल जो कि हावड़ा से चलती थी और वो पेशावर तक जाती थी शायद, नहीं सॉरी, वो दिल्ली तक पहुँचे। गोमे में वो ट्रेन पकड़े और वो वहाँ से दिल्ली तक पहुँचे, और दिल्ली से फिर वो फ्रंटियर मेल पकड़ करके पेशावर गए। पेशावर में एक जो है उनके माने उनके एक पहचान वाले थे, उनका नाम था अकबर शाह। तो अकबर शाह को पहले से ही खबर थी और उनको उनके लिए जो है एक डीन होटल में ले जाने की बात थी। लेकिन वो तांगा वाला बोला कि भाई कि तांगा वाला ने ये कहा कि ये इतने मजहबी जो जियाउद्दीन साहब, मतलब अब तो वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, बल्कि वो इम्पर्सोनेट हो गए थे, यानी भेष बदले थे मोहम्मद जियाउद्दीन का। तो तांगे वाला ने कहा कि अरे इतने मजहबी किस्म के हैं ये मतलब आपके मित्र जियाउद्दीन साहब, तो इनको डीन होटल नहीं बनी, इनको ताज होटल में ठहरवाइए। तो ये बात भी उनको पसंद आई जो अकबर शाह थे उनके साथी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई वहीं ले चलो ताज होटल। और ताज होटल वाला जो है इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, सुभाष चंद्र बोस की बातों से प्रभावित, और उसने अपना एक जो है फायर प्लेस का पूरा रूम ही वो खुलवा दिया। कुछ दिन ठहरने के बाद फिर ये अकबर शाह जो है अपने मित्र कोई आबाद खान थे, तो आबाद खान के यहाँ ले गए और वहीं रुके वो। आबाद खान के बाद जो है वो दो लोग, एक जो है भगत राम तलवार और दूसरे मोहम्मद शाह, ये जो है यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। ये दोनों यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक जिस संगठन का इन्होंने स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के दो सदस्य थे पेशावर में, वो भगत राम तलवार और मोहम्मद शाह। तो अब इनको क्या था, पेशावर से काबुल इनको वो ले जाना था। तो अब जो है ये भगत राम तलवार भी अपना नाम बदले, इन्होंने अपना नाम रख लिया रहमत खान, ताकि इनको कोई पहचाने नहीं। और मोहम्मद शाह ये दोनों मिलकर के, और अब ये पश्तून ये बनना चाहते थे, चूँकि अब तक तो मैंने जियाउद्दीन बन करके कुछ थोड़ी बहुत उर्दू वगैरह बोल लिया करते थे हमारे नेताजी, लेकिन पश्तून भाषा इनको आती नहीं थी। तो इसलिए वो एक जो है गूंगा बहरा बन गए। और फिर काबुल गए। अब काबुल से इनको जाना था इटली और जर्मनी और रूस जाना था। तो पहले रूस के एम्बेसी में प्रयास किया गया, तो रूस के एम्बेसी में सफलता नहीं मिली। फिर इटली के एम्बेसी में शायद सफलता मिली, और ये
हमारे नेताजी जी अब जो है नेताजी जो है रोनाल्डो मैजोंटा। फिर काबुल से हमारे नेताजी जो है इटालियन नागरिक रोनाल्डो मैजोंटा नामक माने नागरिक के रूप में काबुल से माने रूस और रूस से फिर इटली होते हुए जर्मनी गए। हमारा ये कहने का मतलब कि यदि ये सारी कहानियाँ सारे वृत्तांत जो है हम भारतीय भाई बहनों के बीच में प्रसारित होता, जन जन में इसकी जानकारी होती, जिसको कि इन सबों ने छिपा के रखा है, और आज यह हालत है कि यही दो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की फोटो हर जगह मिलती है, स्कूलों में मिलता है, किताब खोलते ही मिलता है। कितनी बड़ी गुलामी। तो यदि ये कहानी जो है जन जन तक पहुंचती कि भाई कि सुभाष चंद्र बोस कैसे उनकी व्यवस्था हुई जाने के लिए, भारत से बाहर जाने के लिए, और उनमें जो है अकबर शाह, मोहम्मद शाह और इन लोगों की भूमिका रही, तो इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही उसी तरह से देशभक्ति निभाई। किसने? अकबर शाह ने और मोहम्मद शाह, जो कि दोनों किसी के थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। तो यदि उनकी देशभक्ति के चर्चे होते तो देश में कितनी एकता आती। यही तो है कि ये जीएनपीसी कदाप नहीं चाहती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का देशभक्ति में नाम हो, और उसके आधार पर देश में एकता है। आपको याद है ना कि जब ये पाकिस्तानी सेना 1947 में कबीलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में घुस आई थी, तो अपनी भारतीय सेना जो है उसको निकालने के लिए उसको करीब 1.25 साल लगे थे। करीब 18 या 19 अक्टूबर 1947 से लेकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक, तो 1.25 साल लग गए थे उसको। उसमें हमारे एक ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे, हमारे भारतीय सेना के। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेडियर उस्मान को कोई सम्मान नहीं दिया। जरा कल्पना करिए कि यदि यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू 62 के बजाय 65 तक भी जिंदा रहता, तो ये फिर जो है अपने भारत को पाकिस्तान के समक्ष जो हरवाता भी, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और फिर किसी भी अब्दुल हमीद को सम्मान, किसी भी अब्दुल हमीद को, किसी भी वीर अब्दुल हमीद को देश नहीं जानता और न सम्मान देता। ये वो तो धन्य मनाइए कि चला गया ऊपर 64 में, और 65 की लड़ाई में हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और अब्दुल हमीद की शौर्य पराक्रम से पूरे देश को परिचित करवाया, और सेना का और भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया, देश ने जाना। लेकिन यदि यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू रहता, तो ये दोबारा जो है वो हरवाता भारत को इस पाकिस्तान के समक्ष। तो इसने तो वो सम्मान नहीं दिया ब्रिगेडियर उस्मान को, जबकि ब्रिगेडियर उस्मान पर जनरल वीके सिंह, जो कि इसमें मंत्री हैं, मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, तो कहाँ ब्रिगेडियर कहाँ जनरल, लेकिन उनकी देशभक्ति पर, उनके ब्रिगेडियर उस्मान की देशभक्ति पर, उनके व्यक्तित्व पर
उन्होंने खुद ये एक बढ़िया किताब लिखी हुई है। तो ये जरा समझ लें कि कितना बड़ा गद्दार था, और हमेशा था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से यदि कोई देशभक्त निकलता है तो वो जो है लोकप्रिय न होने पाए। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि यदि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी आती तो कम से कम ये दो हमारे, वैसे तो 3 थे, भगत राम तलवार और अकबर शाह और मोहम्मद शाह। तो तीनों के विषय में तीनों जो है देश के लिए देशभक्तों के रूप में वो जाने जाते, उनका परिचय होता है, अकबर शाह का भी और मोहम्मद शाह का, क्योंकि इन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर निकलवाने में व्यवस्था की थी, देशभक्ति वो देशभक्ति निभाई थी। तो जब उनकी देशभक्ति से पूरा परिचय होता है देश को, तो देश जानता है कि भाई कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से इन लोगों ने जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के देशभक्ति निभाई है। तो एक एकता की बात आती है आपस में, हिंदू मुस्लिम एकता जिसे कहते हैं, या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में जो एकता है वो उसको मजबूती आती। लेकिन ये जेएनपीसी वाले हमेशा जो है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को दबाने वाले हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में भी बताया गया है कि इन कांग्रेसियों के लिए तो इन जो कांग्रेसी बोलते थे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वगैरह क्या जो है, उसके लिए धन की व्यवस्था उस समय के जो यानी व्यापारी जो भी रहे हैं, जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला, ये 2 आ गए थे इन कांग्रेसियों के लिए। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की बात आई तो सुभाष चंद्र बोस की सहायता के लिए कोई जमुनालाल बजाज, कोई घनश्याम दास बिरला आगे नहीं आया। यह देश को जानना बहुत जरूरी है कि इन यानी अंग्रेजों के दलाल मुखबिर चमचों के लिए तो धन की व्यवस्था जो दिखा रहे थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके लिए जो फंड और धन की व्यवस्था करने के लिए ये 2 उद्योगपति कह लीजिए, चाहे व्यापारी कह लीजिए, ये 2 जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला आ गए थे। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की बात आई, कोई जमुनालाल बजाज और कोई भी घनश्याम दास बिरला नहीं आया। आया कौन? एक जो है गुजरात का व्यापारी। गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में एक जिला है राजकोट। राजकोट में एक कस्बा है धोराजी। तो धोराजी के एक व्यापारी थे, उनका नाम थोड़ा सा लंबा है, 5 शब्दों का है। उनका नाम है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ बर्फानी। याद हुआ? नहीं याद हुआ। यानी 5 शब्दों का उनका नाम है, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ बर्फानी। तो ये रहने वाले धोराजी कस्बा, जिला राजकोट, क्षेत्र सौराष्ट्र और गुजरात प्रांत के रहने वाले। लेकिन उनका व्यापार चलता था रंगून में। तो देखिए कि जो भी फंड की व्यवस्था करते हैं, जो भी योगदान करते हैं, जो भी व्यापारी या उद्योगपति इन राजनीतिक दलों को, तो ये अपनी कमाई माने जो अपने मुनाफे का, अपने लाभांश का
कुछ ही हिस्सा 2%, 4%, 10% जो है राजनीतिक पार्टियों को योगदान के रूप में देते हैं। कोई अपना बिजनेस बेच करके इनको दे, ऐसा नहीं मिलता है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि जितने भी उद्योगपति व्यापारी होते हैं, इन राजनीतिक संगठनों को अपने मुनाफे का, अपने लाभांश का एक छोटा सा हिस्सा ही वो दान करते हैं। इसमें देख लेगा, मान लिया अंबानी है और भी है, टाटा हैं और कौन है, वो प्रेम जी हैं, सिंघानिया, जो भी हैं, तो अपने जो मुनाफा है उसका एक छोटा सा अंश जो है वो इनको योगदान के रूप में देते हैं। और वही वो उसमें भी करते थे। ये जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला वगैरह भी वही करते थे। लेकिन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ने मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ने अपने पूरे व्यापार को ही बेच दिया, अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट कर दिया। उसको नष्ट करके उन्होंने 1941 में आज़ाद हिंद फौज के बनने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया। उसमें का दिया हुआ 1 करोड़ रुपया आप लोग अंदाज कर सकते हैं कि इसमें कितना खो सकेगा, लाखों करोड़ के बराबर होता है। अपने जब पूरे व्यापार को नष्ट करके बेच करके जब दिया तो नेताजी को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने मरफानी जी से पूछा कि मरफानी जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपका परिवार है, आपका व्यापार है, सब ये कैसे चलेगा। मरफानी जी का देशभक्ति की भावना जरा देखिए। उन्होंने कहा कि नेताजी अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है। उनके देशभक्ति की उनकी उदात्त देशभक्ति की भावना को हमारे सभी भारतीय भाई बहन देखे। वो मरफानी जी नेताजी से कह रहे हैं कि नेताजी अब इस व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपके आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। एक आज़ाद हिंद फौजी बनकर के, सैनिक बनकर के। नेताजी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। तो जैसे अपने इस समय सेना में सबसे बड़ा जो पदक है सेना का क्या है, परमवीर चक्र। तो उसमें आज़ाद हिंद फौज का सबसे बड़ा जो पदक था वीरता का, वो उसका नाम था सेवके हिंद। तो आज़ाद हिंद फौज का सबसे बड़ा पदक सेवके हिंद जो है, पहला पदक जो है वो मरफानी जी को ही मिला। इतनी ऊंची उनकी थी देशभक्ति की भावना। आज उसकी जानकारी हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को होती तो उनकी देशभक्ति की बातें लोगों की जुबान पर होती। लोग इसके गीत बनाते, तमाम गीत बनते, कविताएं बनती, मुशायरे होते, कभी सम्मेलन होता, और कम से कम इसके आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता और एकता की मजबूती आती। लेकिन इन गद्दारों ने हमेशा उसको छिपा के रखा। और यही नहीं, अब इसको आगे बताया जाएगा कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो सुभाष चंद्र बोस की जो है जन्मदिन जो कि 23 जनवरी है, वो कहा करते थे कि गुजरात का नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन किस आधार पर गहरा संबंध है, उसको मोदी जी निगल जाया करते थे। क्यों? कि वो एक मुसलमान थे। और इतना ही नहीं, ये एक दूसरे थे हमारे देशभक्त,
जो कि आज़ाद हिंद फौज के भर्ती अधिकारी, रिक्रूटिंग अफसर थे। उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। तो इन देशभक्तों ने आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत काम किया और जो है देश के प्रति भक्ति निभाई, राष्ट्रभक्ति निभाई। तो यदि आज इनका नाम हम सभी भारतीय भाई बहनों की जुबान पर होता, तमाम किताबें लिखी जाती, तमाम कविताएं लिखी जाती, मुशायरे पे वो पढ़े जाते, तो क्या परिदृश्य होता, क्या नज़ारे होते और किस स्तर तक हमारी जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलता। लेकिन ये सब जो है इसी जेएनपीसी ने दबा के रखा। तो जेएनपीसी कितनी बड़ी गद्दार है, लेकिन भारतीय भाई बहन सिर्फ हमारे गद्दार के बताने से कुछ नहीं होगा, करना आपको है। भारतीयता के आधार पर एक होइए, सभी लोग एक होइए, कोई भी अपवाद नहीं है, सभी लोग एक होइए और इस ईवीएम मशीन पर उनको नस्में नाबूद करिए एक होकर के, और उनको नस्में नाबूद करने के लिए मन में निश्चय करिए, मन में ठानिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।